Hello everyone, myself Sandeep Rajbar and today we are going to discuss about section 101. एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 101 के अंदर नहीं पढ़ेंगे, सेक्शन 101, 102 एंड इसके अलावा भी कुछ सेक्शन आज इसके अंदर कवर करेंगे जो जो चीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेवेंट है, मतलब जो इसके साथ इसके बिना अधूरा नहीं हो सकता है, मतलब इसके, हाँ, जो इसके साथ कंपलसरी चिपकना चाहिए उसको चिपका के रखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। सो इस वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखना है क्योंकि तभी सारा कुछ समझ में आने वाला है। अदरवाइज फास्ट करके देखोगे तो आधा बार फास्ट करके निकल जाएगा दिमाग से। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो भी, खराब लगे तो भी, जो भी चाहे कमेंट जरूर करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेयर सभी के साथ करना है, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है इस चैनल को। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेक्शन वाइज वीडियो बनाते हैं, हर एक सेक्शन का इंटरप्रिटेशन होता है, हर एक सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड इसके अलावा शेयर मार्केट के कुछ टिप्स वगैरह भी आजकल अपलोड हो रहा है, शेयर मार्केट के कुछ जो लेटेस्ट वीडियो है, शेयर मार्केट के जो ट्रेंड चल रहा है, जो भी मार्केट है, जैसा भी है, जो भी आपको चल रहा है, वो सब कुछ विकी के थ्रू एक्सप्लेन हो जाता है इस चैनल के ऊपर। सुबह 7 बजे उसकी वीडियो डेली आती है, मेरी वीडियो रात शाम को 7 बजे डेली अपलोड होती है। तो दो टाइम फिक्स्ड है, दैट इज सुबह के साथ, शाम के साथ। अब इन दोनों टाइम के अलावा अगर कोई वीडियो आती है तो वो बीच में कभी अपलोड हो सकती है, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं नोटिस ऑफ द मीटिंग। नोटिस का मतलब क्या होता है, हम लोग नोटिस किसके लिए, पहले तो एजीएम के लिए भी हो सकता है, ईजीएम के लिए भी हो सकता है, कोई और मीटिंग है तो उसके लिए भी हो सकता है। नोटिस यहाँ पे एजीएम ईजीएम है, नॉट बोर्ड मीटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एजीएम ईजीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बोला क्या गया, जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी में बी कॉल्ड, क्योंकि ये दोनों जनरल मीटिंग है, देखो जीएम लिखा हुआ है, देखो जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड, एक जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है, मे बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए, क्लियर, क्लियर डे, 21 CLE, क्लियर डे नोटिस। नॉट लेस देन मतलब 21 डे से ज्यादा होना चाहिए, या तो 21 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 21 से कम नहीं होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब होता है क्लियर 21 क्लियर डेज नोटिस, 21 से कम नहीं होना चाहिए, 21 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर डेज का मतलब जिस दिन मीटिंग है उस दिन को छोड़ दो, जिस दिन नोटिस सेंड करे उस दिन को छोड़ दो, ये 2 डेज को छोड़ देने वाले हैं हम लोग। उसके बाद का जो बीच का डेट बच रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ये हो गया हमारा क्लियर डेज का नोटिस। ओके, ये वाला पॉइंट समझना होता है, जिस दिन मीटिंग है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, जिस दिन मीटिंग जिस दिन भेज रहे हैं उस दिन भी काउंट नहीं करेंगे, और अगर कुरियर से भेज रहे हैं या फिर बाई पोस्ट भेज रहे हैं तो एक दिन शायद और हट जाता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कितना डेज प्रॉपर क्या डेज है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाता है। अगर कोई भी इसके अंदर अमेंडमेंट आ रहे हैं ना, कमेटी या किसी भी सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आते हैं, तो वो उसका रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको, कोई जो भी वीडियो देख रहे हो, एन एग्जाम्पल सेक्शन 96 का वीडियो देख रहे हो एंड 96 के अंदर कोई अमेंडमेंट आ गई, तो आप उस वीडियो को देख रहे हो ना, उसका एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में ना हमेशा अमेंडमेंट डाल देता हूँ मैं कि ये अमेंडमेंट आ गई है भैया, ये देख लो। ओके, एंड हो सकता है उसके बाद सेपरेट वीडियो बन जाती है, बट संग संग उसका अमेंडमेंट आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी सेंड कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी अगर सेंड कर रहे हैं तो भी ये जिस दिन हम लोग नोटिस भेज रहे हैं या फिर जिस दिन उस मीटिंग है उसको हम लोग एक्सीड करते हैं, मतलब एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी डिस्काउंट होते हैं। 21 क्लियर डेज नोटिस आइदर इन रिटन, या तो इन रिटन दे सकते हैं या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड दे सकते हैं, ठीक है। आइदर इन रिटन और इलेक्ट्रॉनिक मोड, रिटन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हैं, राइटिंग में, राइटिंग में दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हैं। provided that the general meeting may be called after giving a shorter notice if the consent, अगर consent 95% लोग का मिल जाता है ना, तो ये 21 डेज का हमको ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, मतलब 21 डेज हमको तभी ध्यान देना है। वैसे तो हमेशा नॉर्मली ध्यान देना पड़ता है क्योंकि 95% लोग का कंसेंट लेना कोई छोटी बात नहीं है। अगर जितने भी लोग हैं हमारे पास उनके 95% लोग अगर हमको बोल देते हैं ठीक है आप शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुला लो, अगर ये लोग 95% लोग एग्री कर जाते हैं तो हम शॉर्टर नोटिस पे, मतलब 21 डेज के जगह पे हम 5 दिन का नोटिस भी देके काम चला सकते हैं, 2 दिन के नोटिस पे भी काम चला सकते हैं, आज ही नोटिस देंगे कल मीटिंग बुला सकते हैं, अलाउड हो जाएगा। अगर शॉर्टर नोटिस दैट इज 95% लोग जिनके पास वोट करने का हक है, वो लोग अगर खुद से बोल देते हैं कि भैया जी बुला लो मीटिंग, हमें कोई आपत्ति नहीं, तो ही ये चीज हो सकता है। और वो भी रिटन कंसेंट होना चाहिए, रिटन मतलब लिखित होना चाहिए, या तो बाई पोस्ट हो सकता है या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली भी लिख के भेज सकते हो, वो भी अलाउड है। ओके, नेक्स्ट आता है प्राइवेट कंपनी कैन प्रोवाइड सम अदर पीरियड,
प्राइवेट कंपनी के लिए एक एक्सेप्शन आता है, प्राइवेट कंपनी 21 के अलावा कुछ और डेज रख सकती है। Private company can provide some other period in their article of association. For section 8 company the word 14 days shall be substituted for 21 days. प्राइवेट कंपनी इस 21 की जगह कोई भी और डेज रख सकती है, उसके लिए उनका नोटिफिकेशन है 5/6/2015 को आ चुका था। ये जो नोटिफिकेशन आया था 5/6/2015 को प्राइवेट कंपनी की रिलैक्सेशन दे दिया गया कि आप 21 की जगह कुछ और डेज मेंशन कर सकते हो, अपने आर्टिकल्स में मेंशन किए हो ना तभी। अगर आर्टिकल में कुछ मेंशन नहीं किया, ये डेज लिखे ही नहीं हो तो फिर 21 डेज माना जाएगा। ओके। एंड सेक्शन 8 कंपनी के लिए एक अलग बात आती है, सेक्शन 8 कंपनी के लिए 21 डेज नहीं बल्कि 14 डेज, 14 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा, उनका कंप्लायंस मान लिया जाएगा, ठीक है। बट फॉर अदर कंपनियां 21 डेज ही में रहेगा। प्राइवेट कंपनी अगर आर्टिकल में कुछ बोलती है तो वो ठीक है, अगर आर्टिकल में कुछ नहीं बोलती है तो भैया जो बोल दिए मतलब फिर वही जो एक्ट बोला है वही कंप्लाई करना होगा। ओके। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से सेंड कर सकते हो, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से सेंड करना चाहते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करना चाहते हो, तो उस केस में कुछ कंप्लायंस करने होंगे, कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। मतलब जो नोटिस जा रहा है वो अगर एग्जांपल इजी तौर में लिखा जाए तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके। सेंडिंग प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आप सेंड क्यों इस बात का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और आपको अपने वेबसाइट पे भी पुट करना होगा, अगर आपके पास वेबसाइट है तो। वेबसाइट है तो आपको वेबसाइट पे भी रखना पड़ेगा, सेंडिंग प्रूफ भी रखना पड़ेगा, और वो पीडीएफ फॉर्मेट में जाना चाहिए ताकि जिसके पास भी जा रहा है ना वो अच्छे से उसको पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर पॉइंट, बट उसको कोई खास इंपॉर्टेंट में वैल्यू दे नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखा मेरे को। सब सेक्शन 2, जो नोटिस हम लोग भेजेंगे किसको भेजेंगे, नोटिस तो भेज दिए 21 डेज, 21 क्लियर डेज नोटिस भेज रहे हैं हम लोग, भेजेंगे किसको, ये भेजेंगे कहाँ आप पे, किसके किसके पास भेजेंगे। अगर कुछ लोग के नाम आएंगे, वेट उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। सर इस भाई इस नोटिस के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए, सबसे पहले डेट, प्लेस होना चाहिए, प्लेस, फिर आना चाहिए आपका डेट, डे, कौन से प्लेस पे कर रहे हैं हम लोग। ओके। पहले डेट है, सॉरी सॉरी, कौन से प्लेस पे कर रहे हैं हम लोग, कौन से डेट पे कर रहे हैं, कौन से डे में कर रहे हैं, और कौन कितने बजे कर रहे हैं आवर। मतलब ये चारों चीज मेंशन होना चाहिए, किस प्लेस पे हो रहा है, कौन से डेट पे हो रहा है, किस दिन हो रहा है, और कितने बजे हो रहा है, टाइमिंग भी मेंशन होना चाहिए। ये चारों चीज आपके नोटिस में होना चाहिए, एक भी मिसिंग रहा तो फिर आप मतलब नहीं कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। ये चारों पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। नोटिस भेजेंगे किसको, एवरी मेंबर, हर मेंबर को भेजेंगे, सेंड करेंगे किसको, एवरी, हर मेंबर को भेजेंगे भाई हम, मेरे जितने भी मेंबर है उनको भेजेंगे। सर मेरा एक जो मेंबर था ना वो पागल हो गया है, पगला गया एकदम, आउट ऑफ माइंड है क्या, किसको भेजेंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, उसके लीगल एयर्स को भेज सकते हैं, उसके फैमिली में कोई तो जिंदा होगा भाई उसको भेज देंगे। नहीं वो बैंकरप्ट हो गया है तो उसका जो लिक्विडेटर होगा उसको भेज देंगे, है ना। कुछ किसी ना किसी को तो भेजेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है ना, कोई तो होगा, उसका इंसॉल्वेंस है तो कोई तो होना चाहिए ना, पावर ऑफ अटर्नी जिसके पास है उसके पास जा देगा, तो किसी न किसी के पास जरूर भेजेंगे। नेक्स्ट, ऑडिटर को अपने ऑडिटर्स के पास भी ये भेज देंगे, ये चल नहीं रहा है, ऑडिटर के पास भेजेंगे, जो भी मेरी कंपनी के ऑडिटर हैं उनको भी भेजेंगे, ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। और इसके साथ साथ हम लोग डायरेक्टर को भी भेजेंगे, मतलब एवरी मेंबर को भेजेंगे, ऑडिटर को भेजेंगे, डायरेक्टर्स को भेजेंगे, इन तीनों लोग को भेजेंगे, ठीक है। अगर कोई ओमिशन रह जाता है नोटिस के अंदर, हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गया, हो सकता है प्लेस लिखना भूल गया, या फिर कोई भी ओमिशन रह जाता है, कुछ भी अगर गलती रह जाता है, और अगर इससे कोई बहुत बड़ा आपत्ति नहीं होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके ऊपर ना, तो भाई बोला जाता है कि ठीक है, तो फिर नोटिस को वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, मतलब कोई भी एक छोटा सा पॉइंट की वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, आपका लॉस हो चुका है, अब आप फंस चुके हो, इन दैट केस तब आप जा सकते हो कोर्ट भाई कि देखो मेरे साथ बहुत ज्यादती हुआ है, बहुत गलत हुआ है, इनके नोटिस के अंदर ये बात नहीं लिखा था और मैं नहीं गया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। पॉइंट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बात हमारा ये केस है, दैट इज मत्तुश्री टेक्सटाइल लिमिटेड वर्सेस बॉम्बे हाई कोर्ट। इस केस के अंदर डिस्कस हुआ था कि कंपनी के इतने बड़े से चीज के एक ग्रेजुएशन पास करना छोटा बात नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, पैसा लगता है, बहुत कुछ लगता है, लोगों को आना है। एंड एक आदमी अगर ये बोल दे कि मीटिंग वैलिड नहीं था, अरे नोटिस वैलिड नहीं था, इसलिए पूरा मीटिंग बर्बाद, मीटिंग का कोई कीमत नहीं,
सो मतलब कितना कुछ जो कितना एफर्ट हम लोग का यूजलेस हो जाएगा सिर्फ और एक नोटिस की वजह से। तो बोला गया है कि यहाँ पे देखो भाई, अगर एक छोटी सी नोटिस मान लो अगर आपके पास नहीं पहुंचती है एंड उसकी वजह से आप बहुत बड़ा लॉस नहीं कर पाते हो, तो भाई ये है कि आप वो वैलिड मान लो। अब हो सकता है ना आपके पास सिर्फ 2 शेयर है और आपको नोटिस नहीं मिली, आपके 2 शेयर से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था, वहां पे रेजोल्यूशन पास होता ही नहीं। मतलब 2 शेयर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। हो सकता है अब रिलायंस जैसी अरबों खरबों की कंपनी है जो, अब उसके पास उसका कोई 2 शेयर, एन एग्जाम्पल मेरे पास उसके सिर्फ 2 शेयर है, मेरे को नोटिस नहीं आया। अब मैं केस कर दूंगा कि मेरे को नोटिस नहीं है, मैं वोट नहीं कर पाया, वोट करता तो रेजोल्यूशन पास नहीं होता। तो भाई ये तो बेवकूफ़ वाली बात है। मतलब 2 शेयर से मैं क्या कर सकता, एग्जाम्पल है, मतलब 1% भी है, 1% ज़्यादा हो जाएगा रिलायंस की। थोड़ा सा भी शेयर, कुछ शेयर होल्ड करके रखा हूँ, 1 लाख का शेयर, 2,000 का शेयर, 5,000 का शेयर, एंड फिर मेरे को नोटिस नहीं मिला। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि पूरा नोटिस, पूरा मीटिंग ही फिर से होना चाहिए, मैं वोट नहीं कर पाई इसलिए। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सच में कोई प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो तो आप अप्लाई करो। तो केस क्या था, मत्तुश्री टेक्सटाइल लिमिटेड वर्सेस बॉम्बे हाई कोर्ट। ओके, ये केस है यहाँ का। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू द नोटिस, सेक्शन 102। सेक्शन 102, 102 के अंदर क्या बोला गया, बोला गया स्टेटमेंट टू बी एनेक्स टू द नोटिस। एक नोटिस के अंदर क्या क्या चीज एनेक्स्चर देना पड़ेंगे, क्या क्या चीज उसके साथ चिपक के जाएगा नोटिस के में। तो बोला क्या गया, स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट, क्या क्या होना चाहिए जो भी स्पेशल बिजनेस, हम लोग जानते हैं ना ईजीएम के अंदर हर चीज स्पेशल बिजनेस होते हैं, और एजीएम के अंदर भी जो स्पेशल बिजनेस होने वाले उन सभी को हमको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, जो भी स्पेशल बिजनेस होने वाले हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस तो हर हमेशा होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेशल बिजनेस के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि किस तरीके का क्या कंसर्न है, क्या मैटर है, उसका इंटरेस्ट किसके किसके ऊपर है, मतलब हो सकता है ना वो चीज़ के लिए डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो, वो सब कुछ की बात को आपको बताना पड़ेगा। मैनेजर इंटरेस्टेड है क्या, उसके रिलेटिव इंटरेस्टेड है क्या, ये सारी बात को आपको बताना पड़ेगा। लीगल पॉइंट क्या है, सेक्शन 1 में बोला गया, सेक्शन 102 के, स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ अ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट अ जनरल मीटिंग शैल बी अनेक्स्ड टू द नोटिस कॉलिंग सच मीटिंग नेमली। मतलब उस मीटिंग के अंदर जो भी होने वाले हैं उन सभी चीज का एनेक्शन आपको वहां पे चिपका के भेजना पड़ेगा। नेचर ऑफ कंसर्न बताइए, उसका इंटरेस्ट बताइए, फिनेंशियल और अदरवाइज, कैसा इंटरेस्ट है, फिनेंशियल इंटरेस्ट है या फिर कोई और इंटरेस्ट है। इसके अलावा इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ एवरी डायरेक्टर, हर डायरेक्टर, एवरी मैनेजर इफ एनी, एवरी अदर की मैनेजर पर्सन रिलेटिव ऑफ द पर्सन मेंशन इन सबसेक्शन 2। तो जो भी उनके रिलेटिव डायरेक्टर हो सकता है या फिर उसका मैनेजर हो सकता है या फिर की मैनेजर पर्सन है, इन पे कोई इफेक्ट आ रहा है या फिर इनके कोई रिलेटिव को फायदा हो रहा है, तो ये सब चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर बोला गया कि जो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस होता है वो होता क्या है, वो हम एक एग्जांपल एक बार बताए थे, अड्डा होता है। अब ये व्हाट इज अड्डा, हमारा जो अकाउंट्स वगैरह है, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर। ठीक है, दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एक डी मिल गया हमको, डिविडेंड वाला पॉइंट, एक डिविडेंड वाला पॉइंट मिल गया। दूसरा मिल जा रहा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिए। फिर जा रहा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड उसका रेमुनरेशन वगैरह फिक्स करना। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट किया, उसका रेमुनरेशन फिक्स किया, डायरेक्टर को अपॉइंट किया, उसका रेमुनरेशन फिक्स किए, यहाँ पे डिविडेंड दे दिए, और यहाँ पे डिक्लेरेशन हो सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, जो भी हम लोग का डिक्लेरेशन होता है। ये चार चीज अड्डा को बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सॉरी ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है, नॉट स्पेशल बिजनेस। तो ये हमारा होता है अड्डा, दैट इज ऑर्डिनरी बिजनेस। इनको अगर आप नहीं भी लिखते तो चलेगा, वो अलाउड हो जाता है इनके लिए। अगर कोई भी आपका प्रोमोटर है, डायरेक्टर है या फिर की एमपी है, अगर ये लोग ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन छुपा दे रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहा है एंड इसकी वजह से कोई इफेक्ट हो रहा है, तो फिर भैया वो लोग के ऊपर अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा। ठीक है, अच्छा खासा पेनल्टी लगेगा, नॉट कुछ भी नहीं लगेगा, अच्छा खासा लगेगा। वो पेनल्टी क्या होने वाला है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करने वाला, अगर चेंज हुआ तो आप वहाँ पे अपडेट देख लोगे। यहाँ तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 102 विल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी इफ द आर्टिकल प्रोवाइड। 102 हो सकता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ना हो, अगर उनका आर्टिकल बोल देता है तो ये एक एक्सेप्शन था।
एक्सेप्शन था जो आई थिंक बता देना ज़रूरी था। इसके बाद आता है हमारा कोरम फॉर मीटिंग। आई थिंक इस वीडियो के अंदर कवर करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये वीडियो 15 मिनट का हो चुका है। सो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका कोरम फॉर द मीटिंग भी आ जाएगा एंड उसमें आप कोरम देख लोगे, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, खराब लगे तो भी कमेंट करो, क्या खराब लगा वो बता दो, ठीक है। एंड इसके अलावा शेयर दबा के करो, सभी दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।